स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए रिवीजन सीरीज का ये हमारा पार्ट 11 है और इसके पूर्व 10 पार्ट ऐप पर अपलोड हो चुके हैं। ये वीडियो आ रहा है यूट्यूब पर, यूट्यूब और ऐप दोनों पर आ रहा है। ऐप वाले तो बाकायदा रेगुलर फायदा उठा रहे हैं, ग्रुप में सब लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और खास बात क्या है, यहां पर देखा जाए तो जीएस के 70 प्लस नंबर वाली सीरीज, क्यों नाम दिया गया 70 प्लस नंबर वाली सीरीज, देखा जाए तो आपके जो जीएस में 140 नंबर के सवाल आएंगे, उस 140 नंबर के सवाल में ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो फैक्ट बेस्ड होंगे। और फैक्ट बेस्ड कैसे, उसमें सवाल पूछे जाएंगे सुमेलित करने के लिए। ठीक, सुमेलित करने के लिए सवाल आएगा। फिर उसमें पूछा जाएगा कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, जोड़े कितने सही हैं, कितने जोड़े सही हैं, तो जोड़े वाले सवाल पूछेगा। फिर कितने पेयर जो होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाले सवाल हो जाएंगे। ठीक, सही सुमेलित है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार जो सवाल पूछे जाते हैं, यहां पर देखा जाए इस प्रकार से जो पेयर वाले सवाल पूछे जाते हैं, मिलान वाले सवाल पूछे जाते हैं, कितने कथन सही है वाले सवाल पूछे जाते हैं, ये सब सवाल आपके कहां से सही होंगे, ये सब सवाल तब सही होंगे जब आपके डाटा फैक्ट्स एकदम क्लियर हों। और डाटा फैक्ट्स क्लियर होने के लिए आपके डाटा फैक्ट्स का जो कलेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पर जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज, जिसको समीक्षा अधिकारी सीरीज नाम दिया गया, और यहाँ पर संपूर्ण जीएस का महत्वपूर्ण जो डाटा फैक्ट्स है उन सब का रिवीजन किया जाएगा, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सारे डाटा फैक्ट्स का यहाँ पर रिवीजन किया जाएगा। और इसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता बताने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि आज से आपकी परीक्षा मात्र 46 दिन बचे हुए हैं। और अपने कोर्स की विशेषता मैं ये बताऊं, यहाँ पर 30 प्लस क्लास होंगी। ठीक है, 30 प्लस क्लास होंगी, और इन 30 प्लस क्लास को आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 35 क्लास होंगी। ठीक है, जो कुछ भी बचता जाएगा सब कुछ कवर करते जाएंगे। कुछ वीडियोस हमारे एग्जाम तक आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन यहाँ पर जो ये कोर्स है, इस कोर्स में हम लोग लगभग 35 क्लास होंगी। और यहाँ पर क्लास पीपीटी और पीडीएफ से रिवीजन करने हेतु, क्योंकि हमने आपको कहा है कि हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। हार्ड कॉपी जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हार्ड कॉपी आपके घर फ्री होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। और उसके पूर्व लगातार रिवीजन करने के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं और अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने का टाइमिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे से लेकर आप 8 बजे शाम तक, ठीक है, कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। हमारे सपोर्ट टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देगी। वहां पर सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गूगल ओपन करिए, और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है SSGCP। ठीक है, या आप हमारे ऐप पे जाइए, ऐप से सीधे। ठीक है, यहां पर जाएंगे तो आप वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करेंगे। ऐप पर अगर जो आप खोल रहे हैं तो ये पेज आपको वहां भी दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही पेज खुलेगा, उसमें वीडियो लेक्चर का जो सेक्शन है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए। और वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देखा जाए तो जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज आपको दिख जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर वगैरह लगे हुए हैं, तो करंट अफेयर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहीं पे आपको दिख जाएगा। और जीएस रिवीजन सीरीज आपको यहीं पर दिख जाएगी। ठीक है, ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहां पर आप जाइए, जो डेमो के तौर पर लगा हुआ है, पहला जो सीरीज था, पहला पार्ट था, वो डेमो के तौर पर लगा हुआ है। वीडियो है, पीडीएफ है, किस प्रकार से पीडीएफ दी जा रही है रिवीजन करने के लिए, क्लास पीडीएफ। और यहाँ पर वीडियोस भी आप ओपन करके देख सकते हैं। वीडियोस में जो भी चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें लिस्टिंग के फॉर्मेट में, यहाँ पर देखा जाए तो टेबल के फॉर्मेट में सब कुछ बताया गया है। होता क्या है कि जब कोई डाटा हमारे पास टेबल के फॉर्मेट में होता है तो डाटा भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन जब वो टेबल बन जाता है तो बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो गागर में सागर भर जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सारी चीजें जहां बताई गई है, कर्नाटक का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आगे चल के फिर मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, फिर उसके बाद में जो सिख मिसल है उनके बारे में बताया गया, आगे चल के फिर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, कौन हुए, कहाँ हुए, किसने किया, ये सारी बातें आगे बताई गई। किताबें जो लिखी गई, किताबों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो सामाजिक सुधार हुए, गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे ही सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर डेमो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद और सबसे खास बात क्या होती है, डेमो छोड़िए, आप डेमो तो देख रहे हैं, जब भी कोई चीज आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऑनलाइन परचेज करने में सबसे पहले आप क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले जाके उसका रिव्यू चेक करते हैं, कितने स्टार है, क्या रेटिंग है, लोगों ने क्या रिव्यू दे रखा है। आप रिव्यू देखना चाहते हैं ना, आप जाइए ऐप ओपन करिए, रिव्यू देखिए, लोगों का जेन्युइन रिव्यू है। ठीक है, जो लोगों ने रिव्यू दिया है, कंटेंट पढ़ने के बाद आप जाके लोगों का रिव्यू देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं अपने कोर्स पे, बात करते हैं। यहाँ पर कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे आप परचेज कर सकते हैं। और मैं एक चीज आप और बताता हूँ, यहाँ पर आप एक आपके लिए सुविधा है। ठीक है,
आप इस वीडियो के माध्यम से देखा जाए जाएंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जाने के बाद, ठीक है, जब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, पिन कमेंट चेक करेंगे, वहां पर एक लिंक लगा होगा परचेज करने का। आपको वहां मूल्य दिखा रहा था 399 दिखा रहा था। ये 399 आप पे नहीं करेंगे अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या पिन कमेंट में जाइएगा, एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद जो मूल्य है वो आपको दिखाएगा 339, यानी 15% आपको ऑफ मिल जाएगा, 15% का आपको ऑफ मिल जाएगा और 339 में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं और रिवीजन लगातार अनवरत रूप से कर सकते हैं, क्योंकि आज से आपकी परीक्षाएं मात्र 46 दिन बची हुई हैं और ऐसे में रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो भी आपने पढ़ रखा है, डाटा फैक्ट सब पढ़ रखे, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो आप जुड़ सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व सबसे पहले देखें भारत के पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश है जिनकी संख्या 7 है, इनकी सीमा से संबद्ध जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देश का नाम दे रखा है, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा की लंबाई वो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। और कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है यहाँ पर देखा जाए तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश से, असम की सीमा लगती है बांग्लादेश से, मेघालय की सीमा लगती है बांग्लादेश से, त्रिपुरा की सीमा लगती है और मिजोरम की सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। क्यों बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है यहाँ से भाई। आपको लगता है ना ये सवाल थोड़ी ना पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखो, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू उठा के देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां से संबंधित सवाल पूछे लिए जाते हैं कि नागालैंड की सीमा किससे लगती है, मिजोरम की सीमा किससे लगती है, किस किस राज्य से लगती है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी जो संबद्ध सीमा है उनके बारे में चर्चा की जा रही है। चीन के बारे में बात कर लें तो चीन की जो टोटल सीमा भारत के साथ लगती है वो कितनी है, 3488.0 किलोमीटर, यानी कि 3488 आप याद रखिए। और किससे किससे सीमा लगती है तो लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो चीन की सीमा लगती है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। आगे हम चर्चा करें पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान की जो सीमा है ये किससे किससे लगती है और पाकिस्तान की कुल सीमा कितनी है तो पाकिस्तान की कुल सीमा 3323 किलोमीटर है। कितना, 3323 किलोमीटर है। और यहां पर पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लगती है, जम्मू कश्मीर से भी लगती है, ठीक है। लद्दाख से भी लगती है और जम्मू कश्मीर से भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। साथ ही साथ पंजाब से लगती है, पंजाब के बाद राजस्थान से लगती है और राजस्थान के नीचे जब आएंगे तो राजस्थान के बाद, ठीक है, जैसे आपने मैप देखा तो मैप में यहाँ पर लद्दाख से लग रही है, फिर जम्मू कश्मीर से लग रही है, फिर उसके बाद पंजाब से लग रही है, पंजाब से नीचे आने के बाद राजस्थान से लग रही है और राजस्थान से जब आप नीचे आते हैं तो गुजरात से लग रही है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी सीमा पता चलेगी कि पाकिस्तान से किसकी किसकी सीमा लगती है। उसके बाद हम बात करें नेपाल से किसकी सीमा लगती है तो नेपाल से सीमा की बात कर ले तो नेपाल से यहाँ पर देखा जाए तो 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है नेपाल के साथ। भारत की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से लगती है। और नेपाल से जो सटे हुए भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ देखा जाए तो उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से, बिहार भी सटा हुआ है नेपाल से, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और सिक्किम की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये 5 राज्य भारत के हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। आगे हम चर्चा करें म्यांमार के बारे में बात कर ले तो म्यांमार के साथ टोटल सीमा कितनी। अब यहां पर सवाल कैसे पूछ सकता है, एक तरफ देश का नाम दे देगा और एक तरफ सीमा की लंबाई दे देगा। मैच करने के लिए आपसे कह देगा कि मैच करिए, मिलान करिए। अब मिलान करने के लिए जैसे आपको दिया, और यहाँ पर तो चलो ठीक है, बांग्लादेश, चीन आपको पता है, पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, म्यांमार में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नेपाल के साथ ज्यादा लगती है, म्यांमार के साथ ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको याद रहेगा तो आप नहीं भूलोगे। और यहाँ म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है तो म्यांमार के साथ देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है और मिजोरम की सीमा लगती है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा नागालैंड यहाँ पर म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है। और म्यांमार के साथ टोटल जो सीमा है वो कितनी है, 1643 किलोमीटर की है। उसके बाद हम बात करें भूटान की तो भारत की जो भूटान के साथ सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। भारत की भूटान के साथ सीमा जो है ये देखा जाए तो 699 किलोमीटर की है। कितना, 699 किलोमीटर की सीमा है। और यहाँ पर जो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, सिक्किम साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है,
असम सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर 4 राज्यों के बारे में बताया गया, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर लें। अफगानिस्तान, इसकी टोटल जो सीमा है देखा जाए तो अभी फिलहाल में तो पीओके है, लेकिन हम लोग आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान से सीमा अपनी मानते हैं। और किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान से लद्दाख की सीमा लगती है। और कुल यहां पर देखा जाए, टोटल सीमा देखा जाए तो टोटल सीमा 15,106.7 किलोमीटर की है। जो स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, ठीक, स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर की है। यहां पर जो जल सीमा है, जो तटरेखा है, तटरेखा पहले देखा जाए जो पहले 7,516 किलोमीटर थी, वो अब बढ़ गई है। ठीक है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वो 1970 में जब डाटा लिया गया था, जो आप किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, किताबों में जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं वो 1970 का डाटा है। और यहां पर 2023 के सर्वे के अनुसार देखा जाए, ठीक है, 2023 में सर्वे किया गया और उसका 2025 में डाटा आया। 2025 में डाटा आया तो जब आप पढ़ते हैं 7516 किलोमीटर, ये बढ़ के कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर बताया गया। और ये सटीक डाटा है, क्योंकि जो तटरेखा है ना, तटरेखा कटी छटी है। तटरेखा जो है वो कटे छटे रूप में है, और कटे छटे रूप में है तो सटीक अनुमान 1970 में नहीं लग पाया था। उस प्रकार से जो हमारे नेविगेशन उपग्रह थे वो उतने सटीक नहीं थे कि हमको सटीक अनुमान लग पाए उस टाइम पे। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए, और इससे संबंधित अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही जाइए, शॉर्ट्स वीडियो आप देखिए, 2 मिनट का शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है। और यहाँ पर जो नई तटरेखा है ना, इस नई तटरेखा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद शॉर्ट्स में जाइए, शॉर्ट्स में वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, वहां पर सारे पॉइंट बता दिए हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखा जाए, जो हिमालय है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन चर्चा कर लेते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, अब यहां पर चर्चा करें। बेसिकली नदियों के आधार पर जो हिमालय है, नदियों के आधार पर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात की जा रही है। और नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बेसिकली एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिडनी बुराड। ठीक है, तो सिडनी बुराड महोदय ने क्या किया कि नदियों के आधार पर हिमालय को वर्गीकृत कर दिया। नदियों के आधार पर कैसे? जो नदियों की सीमा है, नदियों को सीमा को आधार बनाकर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कर दिया। और उसी प्रादेशिक विभाग को आइए समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। एक तरफ प्रादेशिक विभाग दे रखा है, दूसरी तरफ विस्तार दे रखा है, तीसरी तरफ टोटल उसकी लंबाई दे रखी है। ठीक है, कि उतने एरिया में हिमालय की लंबाई कितने किलोमीटर, ये सारी बातें यहाँ बताई गई है। यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले जो पंजाब हिमालय है, ये पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलुज नदी जो थी उसके बीच का जो नदियों के आधार पर जब वर्गीकरण किया सिडनी बुराड ने, तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा? उसको पंजाब हिमालय कहा। क्या कहा? पंजाब हिमालय कहा। और पंजाब में देखा जाए सिंधु और सतलुज के नदियों के मध्य का क्षेत्र था, और टोटल 560 किलोमीटर की लंबाई बताई। ठीक है, जो पंजाब हिमालय है इसकी कुल लंबाई कितनी बताई गई? 560 किलोमीटर बताई गई। उसके बाद देखा जाए कुमायूं हिमालय। अब यहां पर जो सतलुज है, पहले हमने बताया सिंधु से सतलुज के बीच में, ठीक, सिंधु से सतलज के बीच में। अब सतलज से लेकर यहां पर देखा जाए तो काली नदी बहती है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर काली नदी बहती है। ठीक है, तो उसका जो बीच का क्षेत्र था, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? इस वाले क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहा गया। कुमाऊं हिमालय कहा गया। और कुमाऊं हिमालय की लंबाई देखा जाए तो कुल 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें नेपाल हिमालय की। अब नेपाल हिमालय किसको कहा गया? तो काली से लेकर तीस्ता के बीच में, यहां नेपाल स्टार्ट होता है। जैसे यहां काली नदी, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर काली नदी बहती थी। ठीक है, और वहीं पर यहां पर देखा जाए तो नेपाल और सिक्किम की जो सीमा है वहां पर तीस्ता नदी। ठीक है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र था, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था, इसको क्या कहा गया? इसको नेपाल हिमालय कहा गया। और यहां पर नेपाल हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य अवस्थित, और इसकी कुल लंबाई कितनी बताई गई? 700 किलोमीटर बताई गई। कितना? 700 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर की लंबाई बताई गई। कितना बताया गया? 800 किलोमीटर। आगे असम हिमालय की बात कर रहे हैं, तो ये जो असम हिमालय है, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य, जो तीस्ता है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में विस्तृत जो हिमालय था, वो कौन सा हिमालय कहा गया उसको? यहां पर देखा जाए प्रादेशिक विभाजन तो असम हिमालय कहा गया। और यहां पर इसकी कुल लंबाई कितना? 720 किलोमीटर। तो सिडनी बुराड महोदय के द्वारा जो प्रादेशिक विभाजन किया गया हिमालय का नदियों के आधार पर, उसको आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया। इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आए हैं, पुनः पूछा जा सकता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। मिलान से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, और प्रादेशिक विभाजन और उनकी लंबाई से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है।
ठीक है, चलिए आगे देखा जाए भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं। अब यहां पर होता क्या है, दर्रों से संबंधित सवाल कैसे आता है, आपसे सीधे सीधे पूछेगा उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, या तो पूछेगा कौन सा सही सुमेलित है। एक सवाल अब नया पूछता है आयोग, उसने यूपीएससी को कॉपी किया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, कि उपर्युक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। उपर्युक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर नीचे उसका मतलब 4 विकल्प दे देगा, फिर उसके नीचे उसका दूसरा विकल्प देगा, सब विकल्प देगा। तो इस प्रकार से सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लोग चर्चा करें, सबसे पहले एक तरफ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र दे रखा है और दूसरी तरफ दर्रे का नाम दे रखा है, कौन से दर्रे कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो चलिए लद्दाख के बारे में सबसे पहले देखते हैं, लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा अवस्थित है। यहां पर देखा जाए तो खारदुंगला दर्रा, ठीक है, जो खारदुंगला दर्रा कहां पर अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है। उसके बाद काराकोरम की बात कर ले, काराकोरम भी लद्दाख में अवस्थित है। जोजिला, जोजिला, और उसके बाद देखा जाए, ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले चांगला दर्रा, ये कहां पर अवस्थित है, ये सारे दर्रे अवस्थित है लद्दाख में। और यहीं पर देखा जाए जम्मू कश्मीर की बात की गई है, ये जम्मू कश्मीर जो लिखा है बेसिकली जम्मू कश्मीर यहां पर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है ये कहां पर अवस्थित है, ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के आगे बढ़ते हैं, आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। यहां पर देखें हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण दर्रा शिप किला दर्रा, जो शिप किला दर्रा है, इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। हर बार दर्रे से संबंधित एक सवाल फिक्स है। मैं क्यों कहता हूं 70+ नंबर वाली सीरीज, ऐसे ही एक एक नंबर बटोरने हैं आपको। ठीक है, और दर्रे से संबंधित एक सवाल फिक्स है, वहां पर शिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, भोर घाट, पाल घाट, इनसे संबंधित सवाल जो होते हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए यहां पर देखा जाए, बात करें यहां पर हिमाचल प्रदेश के बारे में, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचला, यांगजी, दीवान, भाबा, परांगला और मडिंगरंग। ठीक है, तो ये सारे दर्रे जो है ये कहां पर पाए जाते हैं, मडिरंग दर्रा। मडिरंग दर्रा याद रखिएगा, मुझे लगता है इस बार पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में। आइए उत्तराखंड की बात करते हैं, यहां पर हम बात करें उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में मुनिंगला, कौन सा दर्रा, मुनिंगला दर्रा। फिर उसके बाद में आगे देखें माना दर्रा, माना के बाद नीति दर्रा, नीति के बाद लिपुलेख। ठीक है, जो लिपुलेख है वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कहां पर पाया जाता है, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद कुंगरी भिंगरी, जो कुंगरी भिंगरी दर्रा है ये कहां पर अवस्थित है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे देखा जाए नामा दर्रा कहां पर अवस्थित है, ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है। और रालम दर्रा कहां पर अवस्थित है तथा सिरला दर्रा कहां पर अवस्थित है, तो रालम और सिरला ये सारे दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, अब चलिए हम सिक्किम पे चलते हैं, सिक्किम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिक्किम में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा पाया जाता है और जलेपला दर्रा पाया जाता है। कौन सा, नाथुला और जलेपला दर्रा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो सेला, जो सेला सुरंग बनी है उस सेला सुरंग सेला दर्रा, और सेला दर्रा कहां पर अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिला, ठीक है, बोमडिला दर्रा, यांगयाप और दिफू, दिफू के बारे में कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, यांगयाप और दिफू के बारे में अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मणिपुर में एक दर्रा अवस्थित है तुजू। ठीक है, और यहां महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में थालघाट भोरघाट। ठीक है, थालघाट भोरघाट। तो यहां पर हम बात कर ले महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में यहां पालघाट लिख गया, ये पालघाट नहीं है, ये कौन सा है, ये थालघाट है। ठीक है, थालघाट, बेसिकली क्या हुआ है कि मिसप्रिंट की वजह से पालघाट पालघाट ऊपर लिख गया है। ठीक है, तो ये थालघाट है। ठीक है, थालघाट और भोरघाट ये दो दर्रे कहां पर पाए जाते हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये पाया जाता है। भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। और वहीं पर केरल की बात कर ले तो केरल में कौन सा दर्रा अवस्थित है, केरल में दर्रा अवस्थित है पालघाट। ठीक है, पालघाट अवस्थित है केरल और तमिलनाडु के बीच में। वहीं पर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट ये दो दर्रा अवस्थित है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहां पर पालघाट रिपीट हो गया है, आप इसको थालघाट समझिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखा जाए दर्रे से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेल और सड़क मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर पालघाट दर्रा जो है, पालघाट दर्रे के बारे में देखा जाए तो पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड जो रेल और सड़क मार्ग है ये कहां से गुजरता है, ये पालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। और पालघाट, भोरघाट, थालघाट से संबंधित सवाल जो है ये परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर लगभग 4 से 5 बार ऐसे आपके सवाल पूछे गए। दर्रों का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, आप पूर्वावलोकन उठा के देखिए, जब दर्रों का चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए कहां कहां से पूछे गए, वो पालघाट, भोरघाट, थालघाट से पूछे गए हैं।
उसके बाद शिपकिला दर्रा से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, नाथुला से, जलैपला से, बोंडिला से पूछा गया है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो बनिहाल, पीर पंजाल से संबंधित, रोहतांग से संबंधित सवाल बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारा दर्रा जो यहाँ पर है एक साथ आपको बताने का प्रयास किया गया है। सारे दर्रे की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इसको एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए और सारे क्लियर, डाउट क्लियर। यहाँ पर देखा जाए भोर घाट दर्रा जो है, इस भोर घाट दर्रे से देखा जाए तो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग जो है ये गुजरती है। वहीं पर थाल घाट दर्रे की बात कर ले तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग जो है ये गुजरता है किससे, ये थाल घाट दर्रे से गुजरता है। और मैंने आपको बताया कि ये थाल घाट और भोर घाट जो है ये कहां पर अवस्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और पाल घाट दर्रा जो है ये केरल में अवस्थित है। ठीक है, पाल घाट दर्रा केरल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चार्ट ही है रेल सड़क मार्ग वाला। अब चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं अंडमान एवं निकोबार के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में बात कर ले। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। अवस्थिति कहां पर है, शिखर कौन सा है, ऊंचाई कितनी है, सब कुछ एक ही चार्ट में देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, एक तरफ क्रमांक दे रखा है तो क्रमांक से आपको तात्पर्य ज्यादा है नहीं। सैंडल पीक देखें तो सैंडल पीक जो है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 738 मीटर है। 738 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहां पर अवस्थित है, ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखा जाए तो माउंट थुलियर, जो माउंट थुलियर है ये 642 मीटर का है। ठीक है, कितना, 642 मीटर का है। और इसकी अवस्थिति देखा जाए कहां पर, ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। कहां पर, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें तो माउंट डियोवाली, माउंट डियोवाली इसकी टोटल ऊंचाई की बात कर ले तो 515 मीटर है। 515 मीटर के साथ साथ में देखा जाए तो ये मध्य अंडमान में अवस्थित है, मध्य अंडमान में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें तो माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो की टोटल हाइट कितनी है, 416 है। और ये कहां पर अवस्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। और वहीं पर माउंट हैरियट की बात कर ले तो माउंट हैरियट जो है ये 450 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और ये अवस्थित है कहां पर, ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल देखिए किस प्रकार से, दो प्रकार से यहां सवाल बन सकते हैं। एक तरफ आपको दे दिया सुमेलित करने के लिए, सिंपल सा सबसे पहले सवाल यहां कैसे बन सकता है, सुमेलित करने के लिए किस प्रकार सवाल बन सकता है ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। सुमेलित करने के लिए इस लिस्ट से सवाल बनेगा, और बनेगा कैसे, एक तरफ शिखर दे देगा और दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति दे देगी। आपको मैच करना होगा कि सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। एक सवाल ऐसा हो गया। दूसरा सवाल शिखर दे देगा, ऊंचाई दे देगा। ऐसे आप अरेंज करिए, मतलब मिलान करिए शिखर से उसकी ऊंचाई। एक तीसरे प्रकार का सवाल पूछ सकता है आपसे कि ऊंचाई के आधार पर घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो एक नया सवाल बन गया आपके लिए, लोक सेवा आयोग ने इसी लिस्ट से एक नया सवाल बना दिया। सुमेलित करने के लिए तो पता है कि सुमेलित करने के लिए लिस्ट से पूछ सकता है। अब यहां पर एक चीज पता चल रही है लिस्ट को देखने के बाद कि घटते और बढ़ते क्रम में सवाल भी पूछ सकता है। जो क्रोनोलॉजी आप देखते हैं इतिहास में, वैसा ही कुछ क्रोनोलॉजी से संबंधित सवाल अरेंजमेंट में इधर पूछ लेगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाइट के हिसाब से अरेंज करिए अरेंजमेंट में। अब यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो घटते से क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले माउंट हैरियट को रखेंगे, फिर उसके बाद माउंट कोयोबो को रखेंगे, फिर उसके ऊपर देखा जाए 515 मीटर हाइट है, थोड़ा ज्यादा है, तो माउंट डियोवाली को रखेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए उसके ऊपर 642 मीटर है तो माउंट थोलियर को रखेंगे, और उसके ऊपर सैंडल पीक को रखेंगे जिसकी हाइट कितनी है, 738 मीटर है। तो यहां पर जो अरेंजमेंट वाला सवाल है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप निर्धारित करिए परीक्षा में सवाल कैसा पूछा। आप लिस्ट याद रखिए, याद हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने अंडमान और निकोबार की जो पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई, अवस्थिति और शिखर के बारे में जानने का प्रयास किया। आगे हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रमुख जल अंतराल के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में आता है, और खास बात यह है कि पहले वाले से सवाल तो यूपी पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में पूछ लिया गया, जीएस पेपर 1 में 8 डिग्री चैनल जो था, ये सवाल यूपी मेंस 2023 मुख्य परीक्षा देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल पूछा था कि 8 डिग्री चैनल के बारे में बताइए। 8 डिग्री चैनल का सामरिक महत्व बताना था बेसिकली, जो सामरिक महत्व था उससे संबंधित सवाल पूछा था यूपीपीसीएस मेंस 2023 में। तो आप ये नहीं कह सकते कि आयोग पूछता नहीं, जब मेंस में पूछ सकता है, 8 नंबर का सवाल पूछ सकता है, ठीक है, तो प्रीलिम्स में पूछते ही सकता है, और प्रीलिम्स में तो पूछता ही है। एक तरफ चैनल दे देगा, एक तरफ मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, और यहां पर सवाल ऐसे ही बन सकता है, जो 2 कथन वाले सवाल आते हैं, 3 कथन वाले सवाल आते हैं, या 4 कथन वाले। और 4 कथन में कैसे पूछेगा? 4 कथन में पूछेगा आपसे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन, कौन सा जो विकल्प है वो गलत है, ठीक है। तो उस विकल्प में एक विकल्प गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। वैसे अरेंज करने के लिए भी ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सुमेलित करने के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। चलो, यहां पर हम बात कर ले सबसे पहले जो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को मीनकाय, मालदीव और मीनकाय के मध्य अवस्थित है, ठीक है। तो मालदीव को मीनकाय से कौन से चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव को मीनकाय से अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जो 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मीनकाय के मध्य अवस्थित है। कहां पर? जो लक्षद्वीप और मीनकाय है उसके मध्य, ठीक है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, यानी कि लक्षद्वीप और मीनकाय को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा किया जा रहा है। 10 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। जो कार निकोबार है और लघु अंडमान है उसके मध्य कौन सा डिग्री चैनल अवस्थित है? यहां पर देखा जाए तो 10 डिग्री चैनल अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद हम पाक स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। यहां पर हमने 8, 9 और 10 तीनों डिग्री चैनल के बारे में जाना, और ये तीन सबसे कंफ्यूजिंग भी है, इसी वजह से एक साथ प्रोवाइड कर दिया है लिस्ट, एक साथ याद कर लो तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपके लिए सुविधा भी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है 8 डिग्री चैनल मालदीव मीनकाय के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मीनकाय के मध्य, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। अब यहां पर पाक स्ट्रेट की बात कर ले तो पाक स्ट्रेट जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट अवस्थित है। ग्रैंड चैनल जो है, ग्रैंड चैनल कहां पर अवस्थित है? ग्रैंड चैनल अवस्थित है सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, उसके तथा कार निकोबार के मध्य अवस्थित है ग्रैंड चैनल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रैंड चैनल है ये कहां पर अवस्थित है? ग्रैंड चैनल अवस्थित है सुमात्रा और निकोबार के मध्य। आगे हम बात कर ले डंकन पास के बारे में। यहां पर देखा जाए जो डंकन पास है ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। किसके मध्य? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है, यहां पर देखा जाए, ठीक है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। आगे हम बात कर ले मन्नार की खाड़ी। जो मन्नार की खाड़ी है ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। आगे देखा जाए जो लक्षद्वीप सागर है, ये लक्षद्वीप सागर देखा जाए तो लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। जो लक्षद्वीप और मालाबार तट है उसके मध्य जो अवस्थित सागर है, जो समुद्र का एरिया है, वहां पर देखा जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। कोको स्ट्रेट की बात कर ले तो जो कोको स्ट्रेट है ये कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो कोको आइलैंड है, ठीक है, म्यांमार का वहां पर देखा जाए तो कब्जा है म्यांमार का, और उत्तरी अंडमान के मध्य अवस्थित है कोको स्ट्रेट। तो ये सारा पूरा जो जल अंतराल है, जल विभाजन है, उन सब के बारे में आपको एक साथ यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, संबंधित सवाल यहाँ से बार बार आते हैं। भारत के प्रमुख हिमनद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ हिमानी के बारे यानी हिमनद के बारे में दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति के बारे में दे रखा है, और तीसरी तरफ उनकी लंबाई दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई से संबंधित सवाल मैंने आपको फिर बताया, सवाल कैसे बन सकते हैं? यहाँ से 2 प्रकार से बन सकते हैं। एक आपको दे देगा जो हिमानी है और उसके बाद दे देगा उसकी हाइट मिलान करने के लिए, और एक दे देगा आपको कि हाइट के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए आपको उसका हाइट का जो टोटल पता होना चाहिए कि लगभग एवरेज, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है तो कम से कम आइडिया तो होना ही चाहिए। कभी ना कभी आप देख रखे हो तभी आप उसको टैकल कर पाएंगे, वरना आप कहते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं छोड़ने वाले, तो छोड़ने वाले सवालों को भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे अगर जो ये सवाल आ जाए क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए, तो या तो आप उसको छोड़ेंगे और या तो तुक्का मारेंगे। तो तुक्का मारना या छोड़ने से बेहतर है कि एक बार लिस्ट को आप देख लीजिए, याद रह जाएगा, तो आपके लिए सुविधा होगी। यहाँ पर देखा जाए जो हिमानी है सियाचिन, ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, अवस्थिति कहाँ पर है?
काराकोरम में अवस्थित है और इसकी टोटल अगर जो हम लंबाई की बात कर ले तो टोटल लंबाई इसकी है 76.64 किलोमीटर। कितना? 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर उसके बाद हम बात करें हिस्पर, ठीक है, हिस्पर जो ग्लेशियर है ये कहां पर अवस्थित है? ये भी काराकोरम जो स्थिति है काराकोरम में अवस्थित है, ठीक है। आगे हम बात कर ले और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 61 किलोमीटर। वहीं पर हम बात करें बियाफो के बारे में, जो बियाफो है, बियाफो भी काराकोरम में अवस्थित है और इसकी लंबाई कितनी है बियाफो की? 60 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाल्टोरो, जो बाल्टोरो है, बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम में ही अवस्थित है और इसकी टोटल लंबाई है 58 किलोमीटर। उसके बाद चोमोलुंगमा, जो चोमोलुंगमा ग्लेशियर है ये भी कहां अवस्थित है? ये भी काराकोरम में अवस्थित है और देखा जाए इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद खोर्दो चीन देखा जाए, खोर्दो चीन, जो खोर्दो चीन है ये काराकोरम में अवस्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 41 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारे जो हिमानी एक साथ आपको बताए गए ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। लंबाई से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, आपके मन में संदेह होगा। आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के परीक्षा का पेपर उठा के देखिए, लंबाई से संबंधित सवाल पूछा था। एक तरफ पहाड़ दे रखा था, दूसरी तरफ लंबाई दे रखा था, ठीक है। तो सवाल आते हैं, इसी वजह से इसको अरेंज किया गया है। यहाँ पर लंबाई भी बताई गई आपके लिए, ठीक है। और अगर हाइट के हिसाब से अरेंज करने के लिए कि घटते क्रम में बढ़ते क्रम में अरेंज करिए, तो ये लिस्ट याद रखिएगा। सबसे पहले खोर्दो चीन, फिर अगर जो घटते से बढ़ते क्रम में देखा जाए तो खोर्दो चीन, फिर उसके बाद चोमोलुंगमा, फिर उसके बाद बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन। अगर बढ़ते से घटते में पूछे तो सबसे पहले सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, फिर खोर्दो चीन। याद हो गया? ऐसे ही आपको याद करना है, एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखा जाए, यहां पर देखें रीमो, रीमो के बारे में चर्चा कर ले। रीमो कहां पर अवस्थित है? रीमो अवस्थित है कश्मीर में। अब ये आपसे मिलाने के लिए पूछ सकता है, मिलान करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें पुनमाह कहां पर अवस्थित है? जो पुनमाह ग्लेशियर है ये भी कश्मीर में अवस्थित है। लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर की लंबाई है। गंगोत्री के बारे में चर्चा कर ले तो गंगोत्री कहां पे अवस्थित है? गंगोत्री जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में अवस्थित है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर की लंबाई है। झेमू ग्लेशियर के बारे में, जिसको आप जेमू ग्लेशियर भी कहते हैं, इसका आधा हिस्सा तो सिक्किम में अवस्थित है और आधा हिस्सा नेपाल में अवस्थित है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। तो इसको नेपाल सिक्किम दोनों कहा जाता है। भारत मतलब ऐसे जेमू ग्लेशियर माना जाता है कि सिक्किम में ही अवस्थित है, लेकिन नेपाल और सिक्किम में इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार है। यहां पर देखा जाए सासियानी, जो सासियानी ग्लेशियर है ये काराकोरम में अवस्थित है और इसकी टोटल अगर जो लंबाई की हम बात कर ले तो 17.85 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। वहीं पर रूपल ग्लेशियर जो है, रूपल ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? ये कश्मीर में अवस्थित है और 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। उसके बाद दियामीर ग्लेशियर जो है, ये दियामीर ग्लेशियर कश्मीर में अवस्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। तो ये पूरा जितने ग्लेशियर है, ग्लेशियरों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया, आपको एक साथ पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है 2 चार्ट में और ये पूरा दो चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं, भारत की नदियां। भारत की नदियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आज का ये वीडियो लगभग 40-45 मिनट या 50 मिनट का होगा और इस 50 मिनट के वीडियो में देखा जाए तो आपके परीक्षा के लिए लगभग से 4 से लेकर 5 सवाल, 4 से लेकर 5 सवाल जो बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर किया गया है, ठीक है। तो भारत की नदियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले देखें सिंधु नदी के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु नदी जो है यहां पर देखा जाए तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट से एक हिमनद से निकलती है, ठीक है। यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, आप इतना याद रखिए। और इसकी लंबाई देखा जाए तो कुल लंबाई कितनी है? यहां पर 2880 मीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। कितना? यहां पर 1114 किलोमीटर की भारत में कुल लंबाई है और इसका मुहाना कहां पर है? अरब सागर में गिरता है, ठीक है, अरब सागर में गिरता है। उसके बाद हम चिनाब के बारे में बात कर ले। यहां पर देखा जाए चिनाब पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, तो इस वजह से चिनाब के बारे में आपको याद रखना जरूरी है, परीक्षा में पूछ सकता है। यहां देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला दर्रा के निकट से, जो लाहौल जनपद है हिमाचल प्रदेश का, वहीं पर हिमाचल के बाड़ालाचला दर्रा है और उसी के निकट से निकलती है चिनाब नदी, ठीक है। तो चिनाब कहां से निकलती है?
हिमाचल प्रदेश के बाड़ालचला दर्रा के पास से चिनाब नदी निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देखा जाए इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। कितना? 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका मुहाना या संगम ये किस नदी में जाके मिलती है, तो ये सतलुज नदी में जाकर मिलती है। किसमें? सतलुज नदी में जाकर चिनाब नदी मिल जाती है। आगे अब आगे हम बात कर ले रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी जो है ये कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहां से निकलती है? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और संगम की बात कर ले तो यहां पर ये चिनाब नदी में जाके मिलती है। ठीक है, यहां पर रावी जो है ये चिनाब में जाकर मिलती है। फिर हम बात करें झेलम की, तो झेलम कहां से निकलती है? ये झेलम जो है ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग जो झील है, ठीक है, बेरीनाग झील से ही निकलती है, बेरीनाग झरने से निकलती है, जो कहां पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग झील जो है वहीं से निकलती है नदी झेलम। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। अब उसके बाद यहां पर देखा जाए इसका मुहाना कहां पर है या संगम कहां पर है? ये जाके चिनाब में मिल जाती है, झेलम। ठीक है, तो यहां पर अगर जो नदियों को अरेंज करने के लिए पूछ ले, सवाल कैसे पूछेगा? कहां से निकलती है ये तो पूछ लिया, कहां गिरती है ये भी पूछ लिया। अब सवाल कैसा पूछ सकता है? आयोग बनाया आपसे, आपको कंफ्यूज करना चाहता है, तो फिर वही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम बढ़ता क्रम, लंबाई के हिसाब से घटता क्रम, लंबाई के हिसाब से बढ़ता क्रम। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप किसको रखेंगे? जो भारत में बहने वाली नदियां हैं उस क्रम में अगर हम देखें तो ये 1114 किलोमीटर है। अगर भारत नहीं दे रखा है, कुल लंबाई दे रखा है कि कुल लंबाई के क्रम में घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करना, और 4 नदियों का नाम दे दे कि सिंधु, चिनाब, रावी और झेलम, 4 नाम दे दिया, आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे? सबसे पहले सिंधु को रखेंगे, फिर चिनाब को रखेंगे, फिर उसके बाद रावी को और देन झेलम को। अगर दे दिया भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों को उनके लंबाई के अनुसार, ठीक है, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों को, चूंकि सिंधु केवल भारत में नहीं बहती है, भारत पाकिस्तान दोनों में बहती है, तो वहां पर हम भारत की जो लंबाई है, भारत में बहने वाली कुल नदी की लंबाई है, उसको केवल मानेंगे। तब हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम चिनाब को रखेंगे, देन हम रखेंगे किसको? सिंधु को, और फिर उसके बाद हम रखेंगे रावी को और फिर झेलम को। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करिए, चलिए ये तो प्रश्न आपको समझ गए कि क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास के बारे में चर्चा कर ले तो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से ये निकलता है और 470 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। यहां पर देखा जाए 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नदी की लंबाई कितनी? 470 किलोमीटर। और यहां देखें हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। जो हरिके बैराज है वही हरिके बैराज कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है, ब्यास। ठीक है, चलो आगे देखा जाए, सतलज के बारे में भी चर्चा कर ले। जो सतलज है ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल या राक्षस ताल जिसको कहा जाता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो 4555 मीटर है, यहीं से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और भारत की लंबाई देखा जाए तो भारत में 1050 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और इसका संगम या मुहाना की बात कर ले तो यह सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, सतलज। ठीक है, तो सतलज नदी कहां से निकलती है? राकसताल से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। भारत में 1050 मीटर बहती है। कुल लंबाई इसकी देखा जाए तो 1500 किलोमीटर है और ये जाकर पाकिस्तान में सतलज से मिल जाती है। गंगा के बारे में बात कर ले तो गंगा नदी जो है ये गोमुख गंगोत्री हिमानी से, यानी कि जो गंगोत्री हिमानी है, हिमनद है, वहीं से निकलती है। और इसकी अगर जो ऊंचाई बात कर ले गंगोत्री हिमानी की, तो समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। और गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, यानी कि 25-25 किलोमीटर याद रखना, 25-25, ठीक, 25-25 याद रखना। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गंगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी जो है ये गढ़वाल की पहाड़ी स्थित दूध टोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी जो है ये दूध टोली श्रेणी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 596 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ठीक है, और ये रामगंगा नदी जो है ये गंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो यहां पर हमने बात की जो रामगंगा नदी है, और रामगंगा नदी के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, रामगंगा नदी जो है ना, इसके बालू में, ठीक है, इसका जो बालू है, इसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। यूपीएससी 2017 में सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के बालू के कण में सोने, मतलब बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है,
तो रामगंगा नदी थी। और एक खास चीज ये भी है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, वो रामगंगा नदी ही प्रवाहित होती है। और ये दोनों सवाल यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। तो इतने अच्छे सवाल और इतने सिंपल सवाल भी यूपीएससी पूछती है, इस वजह से देखा जाए तो सारे नदियों के बारे में एक साथ आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है। आगे देखा जाए शारदा, जिसको आप काली के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर देखें तो कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलता है, ठीक है, मिलाम हिमनद से निकलता है। सरयू नदी के नाम से भी इसको आप जानते हैं, यहाँ पर काली और सरयू के नाम से भी जाना जाता है। जो शारदा नदी है इसको काली और सरयू के नाम से जाना जाता है, ठीक, काली और सरयू के नाम से जाना जाता है, मिलाम हिमनद से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, यहाँ पर देखें तो कुल लंबाई इसकी 596 किलोमीटर है। और यहाँ आगे हम बात कर लें, जो बहराम घाट के समीप ये घाघरा नदी से मिल जाती है। बहराम घाट है तो बहराम घाट के निकट ये घाघरा नदी से जाकर मिल जाती है। आगे हम बात कर ले गंडक नदी के बारे में। यहाँ पर हम गंडक के बारे में चर्चा करें तो गंडक जो है इसका उद्गम कहाँ से है, ये नेपाल से निकलती है। और यहाँ पर हम चर्चा कर ले इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में, ठीक है, यहाँ पर बात करें गंगा नदी में जाकर जो सोनपुर है ना, तो ये गंडक नदी गंगा में जाकर मिल जाती है सोनपुर में, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कोसी नदी के बारे में। बात करें तो कोसी नदी जो है ये गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। कहां से, गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। और इसको बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। चलिए बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, आप मान के चलिए जहां कोसी नदी प्रवाहित हो रही है ये अपना मार्ग बदलने में बहुत माहिर भी है, ठीक है। बाढ़ एकदम अचानक से आ जाता है, रात को आप सोए हुए चारपाई पे, सुबह पता चलेगा कि आपके चारपाई के नीचे से पानी बह रहा है, ऐसा सीन हो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो जाता है कोसी नदी, ठीक है। तो गोसाई थान से निकलती है। आगे हम बात कर ले यमुना के बारे में। तो यमुना नदी जो है ये बंदरपूंछ के समीप ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जो बंदरपूंछ अवस्थित है उत्तराखंड में, वहीं पर देखा जाए तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर देखा जाए 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये प्रयागराज में, कहां पर, प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए चंबल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट, देखा जाए जो महू के निकट मालवा पठार से निकलती है 600 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 600 मीटर की ऊंचाई है महू में, वही मालवा पठार से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, जो चंबल है, चंबल की कुल लंबाई है यहाँ पर देखा जाए तो 965 किलोमीटर की लंबाई है। और ये देखा जाए यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये यमुना नदी से मिल जाती है, कहां पर, इटावा में, ठीक है, इटावा में यमुना नदी से आकर मिल जाती है, ठीक। आगे देखा जाए बेतवा के बारे में चर्चा कर ले तो ये विंध्याचल पर्वत, जो रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत है, वहीं से बेतवा नदी निकलती है। 590 किलोमीटर इसकी यहाँ पर टोटल लंबाई है। और ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा ये सवाल आपसे यूपीपीसी से पूछा जा चुका है। सोन के बारे में चर्चा कर लें तो मध्य प्रदेश में देखा जाए ये अमरकंटक की पहाड़ियां जो है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। टोटल इसकी लंबाई के बारे में बात कर ले तो 881 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी, ठीक है, सोन नदी जो है ये पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। वही हम ब्रह्मपुत्र के बारे में भी चर्चा कर ले तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट अंगासी हिमानी से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात नोटिस करिए आप, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। कितना, 2900 किलोमीटर है। और यहाँ बात करें तो ये भारत में देखा जाए तो 916 किलोमीटर में बहती है। और ये जाके पद्मा नदी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है, ठीक है, तो पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है और वहीं पर जाके इससे मिल जाती है। चलिए आगे देखें नर्मदा के बारे में चर्चा कर ले तो नर्मदा जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। और 1320 किलोमीटर नर्मदा की कुल लंबाई है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद हम ताप्ती के बारे में चर्चा कर ले तो ये बैतूल जिला, जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहां के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। और मुल्ताई पहाड़ी से निकलने के बाद इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। और सूरत के निकट ये खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है ताप्ती नदी, ठीक है। फिर हम माही नदी के बारे में बात कर ले। यहाँ पर देखा जाए जो माही नदी है ये विंध्यन पर्वत के क्षेत्र से धार जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में
जो विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं वहीं से ये निकलती है और इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। ठीक है, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि माही नदी क्यों प्रसिद्ध है। माही नदी क्यों प्रसिद्ध है ये आप कमेंट में बताइए। चलिए लूनी के बारे में देखें तो लूनी जो है ये अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर की कुल लंबाई है और कच्छ के रन में अपना जाकर ये जल गिराती है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में आपने जान लिया। आगे देखें महानदी के बारे में। जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप से निकलती है। महानदी कहां से निकलती है? सिहावा से निकलती है और सिहावा वाला सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी कटक के समीप से यहां पर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है महानदी। क्षिप्रा के बारे में चर्चा कर ले तो क्षिप्रा जो है ये कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। कहां से? इंदौर से क्षिप्रा निकलती है और ये 210 किलोमीटर की कुल लंबाई है और अपना जल क्षिप्रा जो है ये चंबल नदी में गिराती है। ठीक है, उसके बारे में साबरमती के बारे में चर्चा कर ले तो साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनास के बारे में चर्चा कर ले तो जो बनास है, ठीक है, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में जो अरावली पर्वत है वहीं पर खमनोर की पहाड़ियां हैं और उसी खमनोर की पहाड़ियां से बनास नदी निकलती है। 512 किलोमीटर की लंबाई है और चंबल में जाकर मिल जाती है ये। ठीक है, चलो आगे देखा जाए कृष्णा के बारे में चर्चा कर ले तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से पश्चिमी घाट से निकलती है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे देखें कावेरी के बारे में चर्चा कर ले तो कावेरी जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कहां पर अवस्थित है? ये कर्नाटक के कोडागु जिले में अवस्थित है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक के कोडागु जिले में अवस्थित है और कावेरी की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। गोदावरी के बारे में चर्चा कर ले तो नासिक जो त्र्यंबकेश्वर है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, उसके बाद हम तुंगभद्रा के बारे में बात कर लें तो तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ के गंगा मूल चोटी से तुंग तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी के उद्गम से होता है। ठीक है, तो तुंग और भद्रा दो धाराएं हैं, जब दो धाराएं आपस में मिलती हैं तो उसे तुंगभद्रा नदी कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 531 किलोमीटर है और ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, चलिए पेन्नार के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो पेन्नार जो है ये नंदी श्रेणी के चेन्नई केसवा पहाड़ी, ठीक है, जो चेन्नई केसवा पहाड़ी है कर्नाटक में वहीं से निकलती है। 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ठीक है, पेरियार के बारे में चर्चा कर ले तो जो पेरियार नदी है ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। परीक्षा में आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है? 4 ऑप्शन दे देगा, गोदावरी, तुंगभद्रा, पेन्नार या पेरियार। ठीक है, तो पेरियार नदी जो है ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। शिवगिरी चोटी केरल से निकलती है और 244 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, आगे हम बात कर ले हुगली नदी के बारे में तो हुगली जो है ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। ठीक है, हुगली जो है ये गंगा की सहायक है, मतलब गंगा की ही एक शाखा है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमने नदियों के बारे में जान लिया। अब हम नदियों की कुछ प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करें, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रमुख सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए एक तरफ नदी है गोदावरी, गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदी है और सहायक नदियों से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में हर साल एक सवाल आता है। तो आज इस वीडियो में लगभग 6 नंबर के सवाल जो ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, पूछे जा सकने वाले सवाल 6 नंबर के सवाल कवर हो रहे हैं। तो गोदावरी, अब यहां गोदावरी की कौन कौन सी सहायक है? पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है। फिर उसके बाद में हम बात करें वेनगंगा है और इंद्रावती है। तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और इंद्रावती नदियां जो है ये किसकी सहायक है? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब कृष्णा की सहायक की बात कर ले तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये सब नदियां किसकी सहायक है? ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और इस लिस्ट को एक बार फिर से देखिए, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब कृष्ण किसकी सहायक है? ये सब कृष्णा की सहायक है। अब कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कावेरी की सहायक है अमरावती, भावानी, ठीक है, भावनी, फिर उसके बाद हेमावती और काबिनी।
तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सब किसकी सहायक है? ये सब कावेरी की सहायक है। महानदी की कौन कौन सी है? तो शिवनाथ नदी, हसदेव, ईब और तेल। और महानदी की सहायक नदियां आपके परीक्षा में यूपी पीसीएस 2021, ठीक है, 2021 प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा चुका है। और सवाल कैसे पूछा जाता है? यहां से सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी सहायक है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। पूछेगा कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और तुंगभद्रा में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। सवाल क्या पूछा था यूपी पीसीएस 2021 में? पूछा था कि महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। हसदेव, ईब, तेल का नाम दे रखा था, एक अन्य जो नाम था वो सहायक नदी नहीं थी। बाकी सवाल यहीं से आया था और ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे सवाल। चलिए आगे देखें, सिंधु की कौन कौन सी सहायक है? तो सिंधु की सहायक है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहां पर जास्कर नदी, श्योक नदी और नुब्रा नदी, ठीक है, नुब्रा नदी के बारे में आप जाने रहिए। ये सिंधु के दाहिने तट से आके मिलने वाली नदी है नुब्रा, ठीक है। उसके बाद गिलगिट, हुंजा और काबुल। तो यहां पर जास्कर, श्योक, गिलगिट, हुंजा, काबुल, नुब्रा, इनके बारे में जाने रहिए। बाकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के बारे में आप जानते हैं, पंचनद के बारे में। अब यहां पर झेलम के बारे में बात करें तो झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, ठीक है। किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते ही हैं। तो किशनगंगा नदी पर बना हुआ है और किशनगंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक है। सतलज के बारे में देखा जाए तो सतलज की कौन सी सहायक है? स्पीति, जो स्पीति है वो सतलज की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है। देखा जाए तो जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनश्री, धनश्री, दिहांग, दिबांग। उसके बाद पगला दिया, पगला दिया भी किसकी सहायक नदी है? परीक्षा में पूछा जा चुका है। पगला दिया, जिया भरेली, संकोसी, लोहित, ये सब किसकी सहायक है? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और वहीं पर गंगा नदी के बारे में बात कर ले तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी और महानंदा, ठीक है। तो यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा, ये सब किसकी सहायक है? ये सब गंगा की सहायक है। जबकि चंबल, टोंस और हिंडन ये किसकी सहायक है? ये सहायक है यमुना की, ठीक है। तो ये यमुना की सहायक है और ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमने आज अपने इस वीडियो में देखा जाए तो प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा किया, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जाना। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानने के साथ साथ हमने भारत के कुछ प्रमुख हिमनद के बारे में भी जाना और प्रमुख हिमनद के जानने के साथ साथ जो प्रमुख जल अंतराल है उनके बारे में भी जाना, जहां से संबंधित सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर जो पर्वत शिखर है उनसे संबंधित सवालों को जाना। दर्रों से होकर गुजरने वाला जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग है उनसे संबंधित सवालों पे अपने यहाँ चर्चा की। भारत में अवस्थित प्रमुख जो दर्रे हैं विभिन्न राज्यों में उन पे चर्चा की। साथ ही साथ जो सिडनी बुराड़ महोदय के द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया उस पर चर्चा की। और उसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई और कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, इन सब वीडियो पर अपने इस वीडियो में हमने आज चर्चा की। ये क्लास 11 थी और इस क्लास 11 की पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। जो पेड ग्रुप हमारा है उस पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से जब आप जनरेट करेंगे, मतलब उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहीं से जब आप जाएंगे तब आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा। अन्यथा आपको 399 में ही ये बैच मिलेगा और उसके बाद जब बैच कंप्लीट होगा तो हार्ड कॉपी आपके घर भिजवा दी जाएगी। रिवीजन के लिए पीडीएफ व्हाट्सएप कम्युनिटी में डेली शेयर की जाती है। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हमारा जो ऑफिस टाइम रहता है एक्टिव रहता है। आपके जो डाउट हो, सवाल हो, वहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद चैट ऑफ कर दी जाती है। चैट ऑफ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि ऑफ करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, ग्रुप में सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। एक नोटिफिकेशन, एक इरेलेवेंट मैसेज जो होता है वो सैकड़ों लोगों के पास नोटिफिकेशन भेजता है और लोग वहां पर सिर्फ काम के लिए जुड़े हुए हैं कि आपके काम की चीजें आए, आपने नोटिफिकेशन आया, पढ़ा, एडमिन ने कुछ मैसेज किया, तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर डिस्कस होते हैं। तो इस वजह से जो लोग इरेलेवेंट मैसेज करते हैं कृपया इरेलेवेंट मैसेज ना करें ग्रुप में और अच्छे से रिवाइज करें। आपकी परीक्षा 46 दिन शेष है, आज का दिन समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।